हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं नितेश वर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से चैनल अनअकैडमी जीत पर। ये आपकी प्रतिज्ञा सीरीज का लेक्चर नंबर 2 जिसमें चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेटा जहां से हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया था आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहीं से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब पिछले टॉपिक में हमारी बात रुकी थी आगे मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, उससे पहले हमने मतलब बेसिक जो चीजें हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे होते हैं ना, तो वो सब देखने के लिए और सीखने के लिए आप उस लेक्चर को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, या फिर मतलब उसमें वो भी बातें बताई गई थी, बेसिक चीजें जैसे मैटर क्या होता है हमारा एंड ऑल, और हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में। ठीक है, वो सारी चीजें हमने बताई गई थी। तो बेसिक जिसको आइडिया नहीं है वो उस लेक्चर को देख सकता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से ये सब समझाया गया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगेन हम मोल से। ठीक है, ताकि हमारा पिछले लेक्चर का थोड़ा रिवाइज हो जाए, है ना। तो बेटा देखो, तुम्हारा मोल बेसिकली क्या है, तुम्हारा नंबर है। ठीक है, और वन मोल बराबर तुम्हारा क्या होता है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा एक दर्जन क्या है, एक दर्जन जैसे होता है हमारा एक दर्जन बराबर हमारा क्या होता है 12 होता है ना। वैसे ही यार मैं अगर ऐसे बोलूँ कि एक मोल बराबर इतने नंबर ऑफ चीजें होती हैं। ठीक है, ये भी तो यहाँ पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल्स में तुम क्या बोलते हैं, चेयर्स ले लो, पार्टिकल्स ले लो, चेयर्स ले लो और पीपल ले लो। ठीक है, वैसे ही मतलब एक मोल भी कुछ भी हो सकता है। बस तुमको ये समझना है कि एक मोल अगर कोई बोल रहा है तो क्या हो गया मेरा कि इतनी नंबर ऑफ थिंग्स होंगी। ठीक है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है, कुछ भी चीज, है ना। ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री के लिए उसको यूज करेंगे, तुम एक मोल किसी भी चीज के लिए मतलब जनरल लाइफ में यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज टोटली ओके, है ना। अब देखो ये जो नंबर है इसको हम किस, जैसे कि हम हमेशा इस इतना बड़ा नंबर ना लिख के 6.022 × 10⁻23 ना लिख के हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इतना लिखा हुआ है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यार किससे, Na से। ठीक है, Na अगर लिखा है मतलब हमारा इतने नंबर ऑफ चीजें लिखी हैं। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते क्या है, पढ़ते क्या है हम इसको, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर हम इसको पढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इतनी है, इसको बोलते कितना है, एक मोल। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो काम की बात सुनो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक दर्जन बराबर हमारा क्या है 12 नंबर ऑफ थिंग्स, 12। ठीक है, और मैं बोलूं तुमसे कि हाफ डर्जन मतलब क्या हुआ हमारा, हाफ डर्जन मतलब क्या हुआ 6 नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, जस्ट उसका आधा। एक दर्जन मतलब 12 और आधा दर्जन मतलब 6। वैसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक मोल बराबर मेरा है 6.022 × 10⁻23 यानी कि Na, है ना। तो भैया हाफ मोल कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ मोल कितना हो जाएगा तुम्हारा 6.022 × 10⁻23 डिवाइड बाई 2, और वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा Na/2। Na/2 लिखा है मतलब इतने बाई 2 लिखा है, मतलब एक मोल, हाफ मोल लिखा है ना, मतलब हाफ मोल लिखा है, एक ही बात है। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को, है ना, आ रही है ना, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, है ना। अब थोड़ी देर के लिए जिसको नोट करना है वीडियो रोक के नोट कर लेना, है ना। अब इस पे हम थोड़ा बेसिक सा एकदम क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार वन मोल हाइड्रोजन एटम, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 × 10⁻23 यानी कि Na एटम्स ऑफ किसके हुए, हाइड्रोजन के। ये बात समझ में आ रही है, समझ में। वही एकदम सिमिलर। वैसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक दर्जन हाइड्रोजन एटम मतलब 12 एटम, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है नहीं। ठीक है, दर्जन को तो बट Na के लिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, 12 तो हम इजीली लिख सकते हैं ना, तो बस उसके लिए नहीं है ना। तो ये बात समझ में आई, है ना। अब देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो मोल हाइड्रोजन एटम, तो यार सिंपली इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × Na लिख दूं मैं, या फिर क्या बोलते हैं मैं 2 × 6.022 × 10⁻23 लिख दूं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, मुझे बताना जरा, है ना। क्लियर एकदम बात, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस पर हम करते हैं मतलब तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन काफी, है ना। मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, आप अगर इस चीज को समझ गए हो तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप श्योरली मतलब उसको एक बार में कर दोगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपके मतलब होता बहुत इजी है, बट जिनको ये बातें नहीं समझ में आती उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है ना। अब देखो एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए काफी अच्छा सा इस पे, जो कि है हमारा कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल्स ऑफ C6H12O6। ठीक है, कि हमारे पास यार 5 मोल हैं किसके, ग्लूकोज के, C6H12O6 के। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, अब देखो एकदम बेसिक से चलेंगे। बात ऐसी है कि यार लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है किसका C6H12O6 का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, है ना, नंबर ऑफ एटम्स, है ना।
एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने भैया तुम्हारे 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, है ना। तो 6 + 12 + 6 कितने हो गए तुम्हारे यार, 12 6 18 24 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 24, है ना, एक मॉलिक्यूल में, है ना। अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारी एक मोल की बात कर लेते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल की, किसके, C6H12O6 के, है ना। एक मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे हमारे, है ना। अगर तुम्हारे पास मान लो कि एक मॉलिक्यूल में तुम्हारे भाई 24 एटम है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, 24 × 2 मतलब 48, एंड 3 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 24 × 3 मतलब 72, है ना। तो वैसे ही एक मोल में कितने हो जाएंगे, 24 × Na, ठीक है भैया। 2 में निकाल रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 24 में, 3 में निकाल रहे थे तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे 24 में। वैसे ही अगर हमको एक मोल में निकालना तो Na का मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको नहीं बात समझ में आ रही है तो Na की जगह मैं ये लिख दूं 6.022 × 10⁻23, तो आ जाएगी क्या बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। तो एक मोल में कितने हो गए 24 Na, या फिर 24 × 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसके लिए, 5 मोल के लिए, है ना, 5 मोल के लिए। तो 5 मोल में भैया कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 5 मोल में निकालने हैं तो एक मोल में कितने हैं 24 Na, एक मोल में 24 Na है, दो में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 48 Na, और 3 में निकालेंगे तो 3 × 24 × Na, है ना। वैसे ही 5 में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5 × 24 × Na, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा यार 120 Na, आई बात समझ में सभी को, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 120 Na मतलब 120 मोल टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, किसमें 5 मोल हमारे मेरे पास अगर ग्लूकोज है तो, क्लियर है बात, ठीक है। बहुत बढ़िया यार। देखो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं ना, इसी टाइप का है, थोड़ा सा इससे अलग, कि यह तुम्हारा क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एस लगा दो इसमें, ठीक है, एस लगा दो, ग्रामर थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 मोल्स ऑफ Fe विल बी, Fe क्या होता है तुम्हारा, आयरन होता है, ठीक है। Fe अगर तुम्हारे पास 5 मोल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है। देखो अब तुम्हारे पास ये है Fe, है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया, ये हो गया हमारा इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया इसका मास नंबर, ठीक है, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया इसका मास नंबर, ठीक है। तो ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मास को सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, वो कितना है हमारा 56 है, ठीक है। मास नंबर इसका बेसिकली, है ना, मास नहीं बोलेंगे, एक्चुअल टर्म क्या रहेगा हमारा मास नंबर, ठीक है। और ये हमारा क्या बोलते हैं जेड जो है इसका क्या है एटॉमिक नंबर, हो गया तुम्हारा 26, ठीक है। अब सबको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है A - Z, और ये हमारा एटॉमिक नंबर Zg किसके बराबर होता है, P के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, A हमारा N + P मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। अगर मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैं क्या कर दूंगा, A - Z कर दूंगा, मतलब A - P कर दूंगा, है ना, A - Z बोल दो या इसको P बोल दो, ये क्या है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 56 - 26 दैट इज 30 हो गया ना, हो गया क्या है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो भैया ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास इसके 5 मोल हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। अगर मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ Fe के, एक एटम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं मेरे निकल के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं उसमें 30 आ रहे हैं, ठीक है। एटम कितना है हमारा, एक, है ना। इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, एटम, ठीक है, एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक एटम में कितने हैं 30, ठीक है। अब क्या बोलते हैं एक मोल में कितने हो जाएंगे, एक मोल में कितने हो जाएंगे, 2 में पूछूंगा तो 30 × 2, 3 में पूछूंगा तो 30 × 3, एक मोल में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 30 × Na, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। वैसे ही अब यहाँ पे बात कितने की हो रही है भैया, 5 मोल की हो रही है, 5 मोल एटम्स की हो रही है। 5 मोल एटम्स में कितना हो जाएगा 30 × Na × 5 दैट इज 150 Na, आई बात समझ में यार, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम्हारी ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो एक बहुत तुमको बेसिक, जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे ना, चाहे अपनी चीट की बनाओगे चाहे किसी बुक में से क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, तो वहां पे एक टर्म आता है लिखा हुआ कि ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल, उसका मतलब क्या होता है। अगर कहीं लिखा हुआ ये आ रहा है तुमको कि ग्राम एटम, तो ग्राम एटम का मतलब क्या होगा तुम्हारा मोल्स ऑफ एटम की बात कर रहा है वो, ठीक है। अगर तुमको ये दिखा हुआ आ रहा है ऐसे ग्राम मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ है ना, ये डैश लग के बीच में, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल्स के मोल की बात कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के मोल की बात कर रहा है। अब देखो ऐसे समझ लो, अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है कि 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मोल ऑफ किसकी बात कर रहा है, कार्बन की, ठीक है, 5 मोल ऑफ कार्बन की। अगर तुम्हारे पास ये लिखा आया कि 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात किसकी कर रहा है, किसकी बात कर रहा है कि 5 मोल H2O की बात कर रहा है, 5 मोल H2O की बात कर रहा है, 5 मोल H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है।
है ना, वो हम देख लेंगे कि एटम की बात कर रहा है चाहे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, तुमको मैंने अच्छे से समझाया था कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है कि सर आप मॉलिक्यूल की बात कैसे कर दे रहे हो, एटम्स की बात कैसे कर रहे हो, तो आप पहला वीडियो जाकर जरूर देख लें, ठीक है यार। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन, मतलब ऐसे इस टर्म को यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 10 ग्राम एटम ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 10 ग्राम एटम ऑफ ड्यूटेरियम है, ठीक है। ग्राम एटम मतलब क्या हो गया तुम्हारा, पहली बात तो ये हो गया तुम्हारा कि मोल हो गया, ठीक है। 10 ग्राम एटम की बात कर रहा है, मतलब 10 मोल हो गया किसके, ड्यूटेरियम के। ड्यूटेरियम हमारा क्या होता है भैया, 1H2, है ना, हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर 2 हो, ठीक है। एक वाले को बोलते हैं प्रोटियम और 3 वाले को बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। ये हमारा क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है, जिसका मास नंबर 2 हो, ठीक है। अब देखो, ये है तुम्हारा हाइड्रोजन H12, ठीक है। इसमें अगर मैं एक एटम की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारा 1 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, सिमिलरली इसमें 1 होएगा, है ना। ये तभी तो इसका मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस करके, है ना, ये 2। तो एक इसमें न्यूट्रॉन हो गया, एक इसमें प्रोटॉन हो गया, ठीक है, किसमें, एक एटम में, ठीक है, एक एटम में। अगर क्या बोलते हैं, मैं एक मोल एटम की बात करूं, एक मोल एटम्स किसके यार, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब हम क्वेश्चन तो हमको न्यूट्रॉन में पूछा है ना, तो इसको छोड़ दो प्रोटॉन को यहाँ पे, ठीक है। तो Na हो जाएगा, ठीक है। अगर एक का मल्टीप्लाई Na में करेंगे तो Na ही आएगा ना यार, ठीक है। तो एक एटम में एक न्यूट्रॉन है, तो एक मोल एटम्स में कितना हो जाएगा, Na न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, Na न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं 10 मोल एटम्स की बात करूं, है ना, तो एक मोल में भैया Na है, तो 10 मोल में कितना हो जाएगा, 10 Na न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस बात में, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो कंफ्यूजन तो कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा यार, 10 Na, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं ना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल सैंपल ऑफ CH3COH, है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि तुम्हारे पास 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, पूरा ग्राम लिखा होना जरूरी नहीं है, जी मॉलिक्यूल भी लिखा आ सकता है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि 2.5 मोल है हमारे पास भैया, किसके मोल है हमारे पास, किसके मोल है, CH3COOH के मोल हैं हमारे पास 2.5 मोल, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना। सेम वही हमारा फॉर्मूला कि एक मॉलिक्यूल की बात कर लें हम पहले, एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं यार, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं हमारे, 8 हैं। एक मोल में कितने हो जाएंगे भैया, एक मोल में कितने हो जाएंगे मेरे, 8 Na हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मुझे बताओ, हो जाएंगे, है ना। यहाँ बात कितने की कर रहा है तुम्हारी, 2.5 मोल की, मतलब 2.5 मोल की बात कर रहा है। तो 8 Na इंटू 2.5 कितने हो जाएंगे हमारे, 20 Na यार, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 8 का ढाई बार, 8 दूनी 16, है ना। 2.5 मतलब आधी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना होगा तुम्हारा 20, है ना, ठीक है, बेसिक। अब देखो एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा यार तुम्हारा, मोल पे बात की हमने, बेसिक जो क्वेश्चंस मोल से बनते हैं वो किए हमने, उसके बाद हमने ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल वाली बात सीखी। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, ठीक है। एटॉमिक मास बेसिकली हमारा क्या है, एटॉमिक मास देखो तुम जगह जगह अगर कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है कि एटॉमिक मास बेसिकली मास ऑफ एटम, है ना, जो कि वो नहीं होता है, एंड इट इज डिफाइंड फॉर एटम्स, जो कि वो भी नहीं होता है, ठीक है। ना तो एटॉमिक मास एटम का मास है और ना ही एटॉमिक मास क्या बोलते हैं हमारा एटम के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो क्या कैसे डिफाइंड है सारी बात करते हैं, देखो एक एक करके। लेट्स सपोज, अच्छा सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, सबको ये पता है क्या बोलते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं एक छोटी सी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब हम छोटा सा अगर किसी चीज़ का वेट लेंगे तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजीली हमको दिखते नहीं है माइक्रोस्कोप से भी, ठीक है। तो आंखों की तो बात छोड़ ही दो, है ना। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस होते हैं ना, इनका बेसिकली सबसे पहले हम एटम्स की बात करते हैं, है ना। इनका जो मास होता है भैया हमारा क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज एक एटम है ना। इनका जो मास होता है वो होता है बेटा x × 10⁻⁻23 या फिर तुम कह लो 24 के रेंज का होता है ना, 24 ग्राम इतने रेंज का होता है ना, इतने रेंज का होता है, ठीक है। और तुम्हारा मान लो कोई बी एटम है, इसका मास वही x × 10⁻⁻, सॉरी x क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, हम y ले लेते हैं, ठीक है, y × 10⁻23 ग्राम, है ना। ये इस रेंज के होते हैं, इतने छोटे होते हैं ये मास, ठीक है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही है ना। तो ये कोई ए एटम है, लेट्स सपोज ये कोई बी एटम है ना। तो इनके जो मास होते हैं इस रेंज के होते हैं, ये बात सबको क्लियर है ना।
तो अब सबको ये भी पता है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक, पता है कि नहीं पता है ना? तो क्या इतने सारे 118 एलिमेंट्स के मास को इस क्या बोलते हैं हमारे इस मैग्नीट्यूड की रेंज में याद करना पॉसिबल है? मतलब पॉसिबल तो है, क्या वो फिजिबल है? मतलब इजी नहीं है ना यूज करने में, सबका मास हम कैसे याद रखेंगे यार ऐसे, है ना? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या करा कि जो हमारे एटम्स है इनके एटम्स के मास को हमने एक रेफरेंस से डिवाइड किया, हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने, है ना, एक रेफरेंस से डिवाइड किया। और ऐसे डिवाइड किया बेटा कि ऐसा रेफरेंस ढूंढा कि ये पर्टिकुलर किसी एटम का मास है, उसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आए वो हमारी क्या है, हमारी इंटीजर आए, जिससे कि उसको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। सिमिलरली इन सब की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। और साथ ही साथ साइंटिस्ट ने सोचा कि जब यार हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं कि एक ऐसा रेफरेंस ढूंढ रहे हैं जिससे सभी एटम्स का मतलब मास डिवाइड करने पे एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, तो क्यों ना हम थोड़ी और मेहनत कर लें और ऐसा नंबर ढूंढें कि ऐसा रेफरेंस ढूंढें कि जिससे जो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही है ना, वो बेसिकली हमारी इंटीजर तो आए ही आए, साथ में हमारी क्या आ जाए, किसके बराबर आ जाए, मास नंबर के बराबर आ जाए, मास नंबर हमारा क्या होता है यार, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन के सम के बराबर भी आ जाए और साथ ही साथ हमारी इंटीजर वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। अब वो क्या रेफरेंस था, हमने क्या लिया, ठीक है, वो सब हम बात आगे देखते हैं। ये बेसिक जो चीज मैंने तुमको समझाई वो बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कि मैंने जो बताया था कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स, है ना, और एटॉमिक मास हमारा क्या है, मास ऑफ वन एटम तो नहीं है, ठीक है, जो कि यहाँ क्लियर दिख रहा है। एटॉमिक मास बेसिकली हमारा क्या है, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। ये हमारा क्या है यार, ये हमारा क्या है, रेफरेंस, क्या है हमारा रेफरेंस, ठीक है। आई बात समझ में, एटॉमिक मास। तो देखो ये बात क्लियर है ना, बिल्कुल, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रेफरेंस हो गया। और यहाँ पे ये तुम्हारा है कि C12 1/12 C12 का मतलब ये है कि लेट सपोज ये तुम्हारा कार्बन का एटम है, ये तुम्हारा कार्बन का एटम है, ये तुम्हारा कार्बन का एटम है, इसके 12 हिस्से किए गए, इसके 12 हिस्से किए गए, है ना, मान लो यार ये 12 हिस्से हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसका ये एक पार्ट जो हुआ, एक पार्ट ये जो हुआ इसका, ये क्या हो गया इसका 1/12, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि जो हमारा रेफरेंस लिया था वो हमने कार्बन के हिस्से के 12 हिस्से किए और उसका जो एक पार्ट था उसको हमने रेफरेंस माना। अगर हम उस रेफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं सारे एटम्स के मास को, तो हमारी जो पर्टिकुलर जो मासेस की सारे एटम्स की वैल्यू है वो हमारी इंटीजर आ रही है, साथ ही साथ हमारे सारे एटम्स के मास नंबर के बराबर भी आ रही है, ठीक है। सबके नहीं आ रही है, एक दो की एक्सेप्शन है, वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बात समझ में आई। और दूसरी बात, ये जो हमारा एटॉमिक मास है ये सबको दिख रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, इसकी भी यूनिट किस में होगी, ग्राम में होगी। कार्बन का मास हम ग्राम में ले रहे हैं, सिमिलरली इसका ये एलिमेंट का मास है वो भी हम ग्राम में ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, यूनिटलेस नहीं हो गया, तो भैया एटॉमिक मास की क्या हुआ, कोई यूनिट नहीं होती, ये बात याद रखनी है। एटॉमिक मास की यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि वो बेसिकली किसी के कंपेरिजन में निकाला जा रहा है। ये बात समझ में आ गई, है ना, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, यूनिटलेस तुम्हारा क्या होता है और C12 का मतलब क्या है। और ये एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता है ना, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो बात अभी तुमने मैंने इतनी कहानी सुनाई है वो सब यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है, वो देख लेना, ठीक है। और ये जो है हमारे, ये बेटा सारे उन एलिमेंट के मास हैं, जो तुम्हारे IDG की जब तुम तैयारी करोगे, जितने भी तुम फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन करोगे, तो वहाँ जिन एटम्स का यूज होता है, मतलब मेनली 99.99 क्वेश्चंस में इनका यूज होता है, ठीक है। तो ये तुमको बिना कुछ मतलब ज्यादा दिमाग लगाए सारे याद कर लेने एज इट इज जो लिख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया, हीलियम का तुम्हारा 4 हो गया, 4 क्या किलो नहीं या फिर ग्राम नहीं, 4 मतलब 4, क्यों, क्योंकि वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही लिथियम का 7, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, पोटेशियम का 23, Mn का 75, कॉपर का 63.5 और आयोडीन का 127, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 23, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, ब्रोमीन का 80, मैं भी एक बार रिवाइज कर लूँ, सिल्वर का 108 और बेरियम का तुम्हारा 137, ठीक है। तो ये तुमको सारे मासेस मतलब याद करके रखने हैं बिगर डाउट के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात की गई है, क्या बोलते हैं तुम्हारा कि एटॉमिक मासेस फॉर मोस्ट एलिमेंट सबकी बात नहीं की गई। इट मींस एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस नंबर, एवरी एलिमेंट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इट्स एटॉमिक मास एंड फॉर मोस्ट ऑफ एलिमेंट इट इज सिमिलर टू मास नंबर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए सिमिलर टू मास नंबर होता है, बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 35.5 और ये यहाँ पे कॉपर का 63.5 है ना। बट जो हमारा नंबर ऑफ जो हमारा मास नंबर है वो तो हमारा हमेशा इंटीजर ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो, है ना। बट यहाँ पे सर आप कैसे कह रहे हो कि ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्यों वैल्यू, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तुमको याद क्या रखना है, सारे एटॉमिक मास जो मैंने यहाँ बताया वो याद रखने हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है, वो भी हमारा रेशियो है। वो कैसे है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ
1 एटम ऑफ C12, है ना। यहाँ पे भी रेफरेंस वही रहेगा, रेफरेंस हमारा वही रहेगा ना, सिंपल। हम चाहे मॉलिक्यूल्स बेसिकली किससे बना है, हमारा एटम से बना है, ठीक है, तो रेफरेंस तो वही रहना चाहिए, है ना। अब देखो ये तो हो गई हमारी कि ये होता क्या है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड या सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। अब हम इसको आम भाषा में या फिर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो, या फिर हम सवाल बनाएंगे अपनी तैयारी में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास। लेट सपोज कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का NH3, ठीक है। इसको हम भैया कैलकुलेट कैसे करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारा, मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। मैनेज कर लेना यार, ये बहुत अच्छा नहीं लिखा गया है ना। ये क्या हो गया हमारा कि सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स। एक सेकंड रुक जाओ इसको, है ना, इसको मिटा के दोबारा अच्छे से लिखते हैं, कोई दिक्कत इसमें, है ना। जिसको नहीं देखना वीडियो आगे बढ़ा लेना, ठीक है। देखो कि अगर हमको मॉलिक्यूल का मास निकालना, हम क्या करेंगे कि NH3 लेट्स सपोज हमारा मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, हम इसका करेंगे सम ऑफ मास ऑफ एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम कभी कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का, कि जो भी एटम्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में भैया, उसके एटम्स का मास हम ऐड करेंगे, है ना। इसका निकाल के दिखा रहे हैं आपको, है ना। नाइट्रोजन का हमारा कितना होता है, 14 होता है ना। 3 नाइट्रोजन है, एक का कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 14 + 3 17, ठीक है, 17 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, विदाउट यूनिट नहीं होगी क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो इस पे 2 एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट सपोज तुम्हारा क्या बोलते हैं NH4OH है, इसका मास निकालोगे तो भैया कैसे करोगे, सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स। नाइट्रोजन का तुम्हारा अगेन 14, हाइड्रोजन तुम्हारा 1 होता है, 4 हैं टोटल, तो 4 × 1 कर देंगे, प्लस तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया 16, प्लस तुम्हारा एक और हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 14 और 4 18 और 16, 18 और 16 हो गया, वेट यार 14, हाँ 14 4 18 प्लस 16 और प्लस 1, ठीक है, 32 33 34 34 हो गया, ठीक है, 34 हो गया। अब तुम एक एग्जांपल और कर लो, तुम क्या बोलते हैं NH4OH ले लो, NH4OH, ठीक है। ओह वही तो है यार, ये दोबारा वही ले लिया, सॉरी, ठीक है। NaOH का मास निकालना, तो क्या करोगे तुम, वही सिग्मा, ठीक है। सिग्मा वो मेल वाला सिग्मा नहीं, ये एडिशन वाला सिग्मा, 23 प्लस 16 प्लस H, ठीक, एक हाइड्रोजन का, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा 40 हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यार मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मतलब आप जब सवाल करने बैठोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा कि मेरे को किस मॉलिक्यूल्स के मास बेसिकली याद रखने हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको एटम्स के तो जितने मैंने एलिमेंट्स लिखाए थे ना, उनके मासेस तो आपको याद ही करने हैं यार, ठीक है। सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको याद करने हैं ताकि आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल पाओ, ठीक है। ये बात हो गई हमारी, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो हम बात करेंगे यार एटॉमिक मास यूनिट की। एटॉमिक मास यूनिट क्या है ना, एटॉमिक मास यूनिट है ना, या फिर AMU, वो क्या है ना। ऐसा है कि हम देखते हैं जनरल लाइफ में कि हमारे पास कितनी मासेस की यूनिट है, कितनी सारी है हमारे पास, ग्राम है, टन है, किलोग्राम है और क्विंटल है ना। तो उसी प्रकार भी हमारी AMU भी एक मास की यूनिट है, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट है हमारे पास, ग्राम हो गई यार, एक ग्राम हो गई, किलोग्राम हो गई, टन हो गई, है ना, और तुम्हारी पाउंड्स हो गई, है ना। सिमिलरली हमारे पास AMU क्या है, एक मास की यूनिट है ना। अब तुम्हारा यार 1 किलोग्राम में तुम्हारे कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, सबको पता है ये बात, है ना। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक AMU में अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक AMU में 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं, है ना। तो किसी को इसमें दुख दर्द है ना, नहीं है ना। ये भी तो बनाया गया है ना कि हमारा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये बोल दूं कि 1 AMU बराबर इतने ग्राम होते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई होते हैं इतने, बनाया गया है रेफरेंस के 1 AMU बराबर इतने ग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो वो तो हमको पता चल गया कि 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। अभी आया कहाँ से वो बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 AMU बेसिकली हमारा क्या है, यूनिट ऑफ मास सबको पता लग गई। 1 AMU हमारा होता क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन C12 एटम। अब जब तुम इस चीज़ को मैं तुमको बताऊंगा ना, तो इसमें बहुत सारे राज खुल जाएंगे जो तुमको आज तक नहीं पता होंगे, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। अब देखो कैसे कि 1 AMU तुमने ये देख लिया कि तुम्हारा क्या है, 1/12 मास ऑफ वन C12 एटम, यहाँ लिखा हुआ है। अब एक्चुअली जो मास होता है 1 एटम ऑफ C12 का, वो क्या होता है तुम्हारा 1.99 × 10⁻⁻ तुम्हारा 23 ग्राम के बराबर होता है। कैसे निकाला गया सर कैसे निकाला गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाला गया, ठीक है, एक कार्बन एटम का मास, ठीक है। अब देखो क्या तुम इस चीज को भैया ऐसे लिख सकते हो कि 1/12 डिवाइड बाई 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो यार। ये बेसिकली
ये अगर तुम इसको सॉल्व करोगे है ना, यहाँ पे लेट सपोज एक और एक आ जाए, तुम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को यहाँ करोगे तो वही बात आ जाएगी। तो बस वो बात मैंने थोड़ी नई तरीके से लिख दी है, ठीक है। क्यों लिख दी है, कुछ दिखाऊंगा किस लिए लिख दी है ना। ये सब उल्टा पुल्टा हो गया, दोबारा लिखते हैं, एक सेकंड रुको, है ना। ज़्यादा बड़ी इरेजर यूज कर ली, ठीक है। 1/12/1.99 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ग्राम। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या यार, 1 अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा इससे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1.1/6.022 इंटू 10⁻23, और ये इसका ये ग्राम था, ये पर ग्राम हो जाएगा। इस पर ग्राम को ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ग्राम, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ गया हमारा, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 1 AMU की, है ना। तो 1 AMU तुम्हारा क्या निकल के आ गया यार, क्या निकल के आ गया, 1 AMU तुम्हारा 1/Na ग्राम निकल के आ गया कि नहीं आ गया। मैं 6.022 इंटू 10⁻23 को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, किस नाम से जानता हूँ, Na के नाम से। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। इस रिजल्ट को तुमको याद रखना है बेसिकली, और दूसरी बात तुमको ये याद रखनी है ना, ये वाली बात याद रखनी है, और तुमको इस रिजल्ट को बहुत जरूरी से याद रखना है कि 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। एटॉमिक मास, मास की यूनिट है, वैल्यू क्या है उसकी, और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ ये सारी काम की बातें थी, है ना। ओके, एक सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि AMU से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन वो कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले रुको यार, एक चीज़ मिस हो गई, एक चीज़ मिस हो गई, एक चीज़ मिस हो गई हमारी। सबसे पहले तुमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्या पढ़ा था, जब मैं एटॉमिक मास पढ़ा रहा था, एटॉमिक मास और मैं मॉलिक्यूलर मास पढ़ा रहा था, तो मैं क्या बता रहा था तुमको कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हमारा किसके बराबर होता है यार, कि मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। वो जो दो फॉर्मूले थे बेसिकली उनको कंबाइन करके लिख दिया, डिवाइड बाई तुम्हारा क्या होता है 1/12 ऑफ 1C12 एटम। ये होता है कि नहीं होता है, ये मुझे बताओ, है ना। तो क्या अगर इस चीज़ को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और AMU, अगर ये जो तुम्हारा अभी मैंने तुमको क्या पढ़ाया है 1/12, पिछली स्लाइड में देखो, ये किसके बराबर है तुम्हारा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम 1 AMU के बराबर है ना। तो मैं क्या इसको AMU लिख सकता हूँ, और मैं AMU लिख के इसे इधर ले आ सकता हूँ, और इक्वल में मैं क्या लिख दूँ कि मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, बेसिक बस सिंपल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, इसको इधर ले जाके लिख दिया है, ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन AMU यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ AMU किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल के बराबर, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम, तो बेटा ये मेरा क्या मास ऑफ 1 हीलियम एटम, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 4 एटॉमिक मास, है ना, और इन यूनिट्स व्हाट AMU, है ना। तो एटॉमिक मास तो हीलियम का कितना है 4, है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम, है ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा यार 4 AMU, ठीक है। ये बात समझ में आई, है ना। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, है ना। तो तुम क्या कर दोगे कि उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे होगा क्या मॉलिक्यूलर मास, तो क्या होगा 18 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना। और एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा AMU, ठीक है। तुमको बस डिफरेंस क्या समझना है तुमको, कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हमारे यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं। अगर मैं एक एटम का मास की बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा AMU में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, मतलब टेक्निकल टर्म्स है, इसकी याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन ही उसकी वही है, तो हम कैसे भी कुछ भी अपने मन से नहीं बोल देंगे, ठीक है। तो वो जो बात है तुमको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपनी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 115 AMU ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करवा रहा है 115 AMU ऑफ सोडियम एटम्स में। अब सबको पता है कि भैया कि एक सोडियम एटम का मास कितना होता है हमारा 23 AMU होता है, नहीं होता है ना। एक सोडियम एटम का मास, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सोडियम के एक एटम की मास की बात कर रहा हूँ। हमारे पास टोटल कितना है 115 AMU सोडियम है ना, 115 AMU सोडियम एटम है। तो हमारे पास टोटल एटम कितने हुए सोडियम के 115
AMU डिवाइडेड बाई 23 AMU। ये सिमिलरली वैसे ही है, कैसे है कि हमारे पास 1 किलोग्राम हमारे पास क्या है, आम है। 1 ग्राम का वेट कितना है, 100 ग्राम है। तो कितने आम हो गए, 10 हो गए कि नहीं हो गए। तो सिमिलरली कि 115 AMU हमारे पास सोडियम है और 23 AMU एक सोडियम एटम का वेट है। तो क्या हो गया भैया, 5 एटम हो गए, 5 एटम हो गए, है ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करवा रहा है। सोडियम का सिंबल सबको याद है, याद है नहीं याद है। ये क्या होगा तुम्हारा 11, ये होगा तुम्हारा 23, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा तुम्हारा 23 माइनस 11 मतलब 12, है ना। अब ये 12 हो गया भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हमारे पास एटम कितने हैं, 5। एक एटम में न्यूट्रॉन कितने, 12। 5 एटम में कितने, 12 पंजे 60। आता है ना सबको 12 का पहाड़ा, है ना। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में। इसको करते हैं भैया ऐसे, इस पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाएगा तुमसे तुम्हारे क्वेश्चन में, चाहे तो तुम्हारे बोर्ड्स में, नहीं तो तुम्हारे क्या बोलते हैं IDJ के एग्जाम में, है ना। और IDJ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट आगे की चीज़ें समझने के लिए तुमको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, है ना। इसलिए चीज़ें करवाई जा रही हैं, है ना। इनका जो भी चीज़ यहाँ करवाई जा रही है सबका मतलब है कोई ना कोई, ऐसे ही तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं करवाई जा रही है, पहली बात तो ये, है ना। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए सिमिलरली, है ना। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इन इट्स 800 AMU सैंपल, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है तुमसे, ग्राम मॉलिक्यूल की बात होगी, मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे लगाना भूल गया। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब तुम्हारा मोल की बात हो रहा है, मोल पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। और कितने में पूछ रहा है, 800 AMU सैंपल में। तो हमारे पास 800 AMU है, किसका भैया, किसका किसका है, मीथेन का, मतलब CH4 का। अब सबको पता है कि इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 12 + 4 मतलब 16, है ना। और AMU में आएगा क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हम उसके मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहे हैं ना। 16 AMU किसका मास हो गया, एक मॉलिक्यूल का मास हो गया किसके, मीथेन के। हमारे पास टोटल कितना मास है, 800 AMU। 800 AMU है, हम क्या निकाल लेंगे, एक मॉलिक्यूल का कितने मॉलिक्यूल है वो निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 16 AMU, ठीक है। मतलब एक का मास हमको पता है ना यार, उसका मॉलिक्यूल का मास, है ना। 800 हमारे पास टोटल है। तो क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 मतलब 50। 50 के आगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए, 50 मॉलिक्यूल्स किसके आ गए हमारे पास, मीथेन के आगे बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कितने मोल हुए, हमारे पास मोल ये है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नंबर में है। ये टर्म्स में किसके पूछ रहा है, मोल्स के टर्म में पूछ रहा है ना। अब मोल्स के टर्म में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे यार, तुम इसको ऐसे समझो, इधर समझो, ठीक है। 50 डिवाइड बाई 6.022 इंटू, क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा तुमको, रुको, है ना। कि हमारे पास कितने थे, 50 थे, है ना। मोल के टर्म में पूछ रहा है तो N से डिवाइड करेंगे। N से डिवाइड क्यों करते हैं, इसको मैं तुमको साइंटिफिक बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हारे पास मान लो 6 केले हैं, है ना। अब तुमसे पूछे कितने दर्जन केले हैं तुम्हारे पास, क्या कर दोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे 12 का, है ना। कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, हाफ दर्जन आ जाएगा, है ना। तो सिमिलरली 50 है तुम्हारे पास और डिवाइड कर दोगे तुम किससे, Na से, है ना। तो वहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे, कितने मोल हैं तुम्हारे पास, है ना, कितने मोल हैं तुम्हारे पास। ये एकदम दर्जन का एनालॉग है, क्या है, एनालॉग। तो ये बात समझ में आई तुम्हारे को, तुमको यार ऐसे कर दोगे यहाँ पर, दर्जन जो तुमसे मोल पूछा है, मोल निकल जाएगा तुम्हारा गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na मॉलिक्यूल। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या बोलते हैं तुम्हारे पास सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हमारा HW है बेटा, जिसको मेरी बातें समझ में आई है, ये क्वेश्चन तुम कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो ये भी तुम्हारा सिमिलर ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, तो मैं देखूंगा कि कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं ना। अगर है वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन, बस थोड़ी चार्ज की बातें की गई हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन ये भी तुमको अटेम्प्ट करके आना है ना। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं, इसका जरूर जिसने ये बातें सारी सीख ली हैं इसका ट्राई करना है ना। ट्राई अगर तुमको ट्राई करने पर ना आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। फिर मैं तुमको कमेंट में बता दूंगा कि कैसे होगा। अब हम बात करते हैं यार किसकी बात, मोलर मास की बात, है ना। तो भैया हमारा मोलर मास क्या होता है हमारा बेसिकली, है ना। तो मोलर मास क्या होता है हमारा, मोलर मास हमारा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। या फिर मैं कह दूं कि मास ऑफ Na पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ Na पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक मोल मतलब Na पार्टिकल्स मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, क्लियर है ना। अब मोलर मास को मैं ये एक बात और कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, ये समझो कि तुम्हारे पास एटॉमिक मास है, लेट सपोज कार्बन का कितना होता है भैया, सबको पता है 12 होता है कार्बन का, क्या होता है एटॉमिक मास, है ना। अगर मैं इस मास को ग्राम में लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा किसका, कार्बन का। मोलर मास हो जाएगा मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास हो जाएगा, यानी कि Na पार्टिकल्स का मास हो जाएगा। अब हुई ना मजे की बात, समझ रहे हो तो मतलब कि कैसे सर कि मैंने बस इसके आगे ग्राम लगाया और इतने सारे पार्टिकल्स का मास हो गया, जबकि वो तो है किसका मास, एक एटम का मास, है ना। तो ये बात समझने के लिए हम देखते हैं आगे की पिक्चर, ठीक है, आगे की पिक्चर, ठीक है। अब देखो वो क्या है,
एक सेकेंड, ये आगे की पिक्चर हमको यहीं देखनी पड़ेगी, है ना, यहीं देखते हैं, है ना। लोड, रुको, यहाँ नहीं, यहाँ देख लेते हैं ना। देखो कि अगर मैं तुमसे बोलूँ यार कि तुम्हारे पास लेट सपोज कि तुम पता लगाओ किसका पता लगाओ कि एक मोल कार्बन एटम के मास का पता लगाओ, है ना। वो हमने जान लिया है पीछे कि अगर हमको पता लगाना तो क्या करोगे तुम, बस एक मोल का मतलब उसका जो एटॉमिक मास है उसमें ग्राम लगा दोगे, या मॉलिक्यूलर जो मास है उसमें ग्राम लगा दोगे तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। बट वो चीज़ आ कैसे रही है वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पास एक मोल कार्बन एटम है, ठीक है। अब तुमको मास निकालना है एक मोल कार्बन एटम का, तो वो कैसे निकालोगे, देखो तुम क्या करोगे कि अगर मैं तुमसे पूछूं, लेट्स सपोज तुमको सबको पता है कि कितना होता है एक एटम का मास, 12 होता है ना। अगर तुमको पूछूं कि 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 12 × 2 कर दोगे, नहीं कर दोगे ना, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तुमसे कि एक मोल का मास निकालो, तो तुम क्या करोगे, 12 × Na करोगे, यही करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे, है ना। एक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम, 12 AMU हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन एटम के मास की बात कर रहे हैं कि 1 मोल कार्बन एटम का तुमको क्या निकालना है, मास निकालना है ना। तो तुमको पता है कि एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। अब तुमको 2 का निकालना है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, वो यूनिट नहीं लिखी गई यहाँ पे। 12 AMU 2 का निकालना है, तो तुम क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ठीक है। और तुमको 3 का निकालना है तो क्या करोगे, 12 AMU इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुमसे मैं बोलूँ कि तुमको किसका निकालना है, एक मोल का निकालना है, तो तुम क्या करोगे, 12 AMU इंटू Na कर दोगे या नहीं कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना। एक मोल का मास निकालना है तो 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक मोल का निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो अगर Na से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा अब थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था तुम्हारा कि 12 AMU को हम क्या बोल सकते हैं, 1/Na, है ना, ग्राम बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। और यहाँ Na का मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो भैया Na से Na कट जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, 12 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूँ कि H2 के एक मोल का मास निकालो, तो वहाँ क्या करोगे तुम, सबको पता है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, नॉट मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास होता है हमारा कि 18 AMU, ठीक है। एक मोल का निकाल रहे हो भैया, सिमिलरली 18 AMU इंटू क्या कर दोगे, Na कर दोगे कि नहीं कर दोगे ना, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 18 AMU को तुम फिर लिख दोगे 1/Na ग्राम इंटू फिर Na, है ना। Na से Na गया 18 ग्राम। अब तुमको हर बार क्या बोलते हैं, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तुमको जब पता लग गया रिजल्ट, तुमको पता है यार कि हमको हमेशा जब जो हमारा एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसमें हम उसके AMU को हटा के बस AMU तो वहाँ पे नहीं होगा, सॉरी ये बेसिकली मैं तुमको जो 18 AMU मैंने बताया ना, AMU मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं तुमको प्रूफ बता रहा हूँ उसका कहाँ से आया है। अदरवाइज तुमको क्या करना है, उसका जो एटॉमिक मास है या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास है जो कि यूनिटलेस होता है ना, उसमें तुमको सीधे ग्राम ऐड कर देना है, खत्म कहानी। वो क्या जाएगा तुम्हारा मोलर मास, किसी भी पर्टिकुलर एटम की बात कर लो, चाहे तुम किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर लो, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 18 ग्राम। अगर तुमको अब यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना है, किसी एटम का मास निकालना है, क्या मोलर मास निकालना है, तो तुमको पता है जैसे तुमको NH3 का निकालना है सपोज, तो NH3 का तुम क्या करोगे, तुमको पता है यार क्या होता है, 14 3 17 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऐसे सिंपल, तुमको मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, तुमको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तो वहां से क्या कर लोगे, तुम्हारा मोलर मास निकाल दोगे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा कि फॉर अ सब्सटेंस मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है, एक करके बताता हूँ तुमको, ठीक है। लेट सपोज तुमको दे रखा है यार 34 ग्राम तुमको CH4 दे रखा है ना। CH4 दे रखा है, पूछ रहा है कि इसमें 34 ग्राम में कितने मोल होंगे, किसके किसके CH4 के तुम एक सेकेंड, मोल पूछ रहा है, CH4 के मोल कितने होंगे, है ना। तो तुम क्या करोगे, 34 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना होता है CH4 का, 12 और 4 16 ग्राम, ठीक है। ऐसे तुम करोगे, क्यों करोगे मैं बता रहा हूँ, है ना। तो क्या आएगा तुम्हारा 17/8, ठीक है, 17/8 मोल होंगे, ठीक है। अब देखो सिमिलर सेम दोबारा से वही एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 24 केले हैं, है ना, तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितने दर्जन है, तो तुम क्या करोगे भैया, क्या करोगे कि 24 डिवाइड बाई 12 कर दोगे। 12 क्या है, हमको पता है कि एक हमारा दर्जन है, वैसे ही यहाँ पे एक मोल है ना, कितने मोल हैं निकालने के लिए जो गिवन मास है उसमें क्या करेंगे हम, कि मोलर मास का भाग कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूँ तुम्हारे पास 36 ग्राम H2O है, इसमें कितने मोल होंगे पानी के, है ना। अब हमारी वेट के टर्म में बात हो रही है, जब हम नंबर की बात कर रहे थे पहले, है ना, तो तुम्हारा क्या हो गया 36 डिवाइड बाई 18, है ना। ये क्या है इसका मोलर मास, ग्राम पर मोल होता है ना, ये ग्राम पर मोल होता है, ये क्या होगा तुम्हारा 36 ग्राम होगा। मोलर मास ग्राम पर मोल ही होगा ना यार, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम तुम्हारा कट गया, ये आ गया तुम्हारा 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है,
2 मोल हो जाएंगे किसमें, 36 ग्राम में H2 हो गए, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, कि हमको मोल कैसे निकालना है, किससे क्या दिया हुआ है हमारा, अगर मास दिया गया हो, ठीक है। अब इस चीज़ को तुम रिवर्स देख लो यार, रिवर्स कैसे देखोगे इस चीज़ को, तुम नोट कर लेना अपनी आसान भाषा में, ठीक है। नोट्स बनवाने का मुझे बहुत शौक है नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ उसको अपनी आसान भाषा में लिख लिया करो, जिससे तुम अपने लिए रिवाइज कर सको, ठीक है। नोट्स यार मतलब लोग बोलते हैं कि इसके नोट्स ले लो, उसके नोट्स ले लो, है ना, उसके नोट्स लेके पढ़ लो, बट मेरा मानना जो है कि तुम नोट्स लेते हो, ठीक है, नोट्स मतलब नोट्स बेसिकली मेरा मानना ये है कि नोट्स अपने ही काम आते हैं यार, किसी और के नोट्स समझ में नहीं आते, ठीक है। वैसे सारे लोग मतलब मेरा मानना ये है, ठीक है, किसी कोई और हो सकता है किसी और के नोट्स से पढ़ के अच्छा कर रहा हो, बट मेरा मानना ये है कि अपने नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कि रिवीजन करने में आसानी होती है, ठीक है, वो बात है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि मोल, मोल बेसिकली हम इसको मोल नहीं लिख रहे, हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, है ना, और मोल और मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कर देना कैपिटल एम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और तुमको मोलर मास पता है ना, तुमको मोलर मास तो पता ही है, तो तुम मास ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हो, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हो, मतलब बेसिकली इससे ये निकाल, मतलब इससे ये निकाल सकते हो, है ना, और इससे ये भी निकाल सकते हो रिवर्स, ठीक है, वो चीज़ याद रखनी है। अब आइडिया तुमको ज़्यादा क्वेश्चन से लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कि इफ मास ऑफ टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 4 × 10⁻³ ग्राम, देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विल बी, है ना। अब तुम कहोगे सर आपने थोड़ी सारी इतनी सारी थ्योरी तो पढ़ा दी, क्वेश्चन तो मतलब अलग ही पूछ लिया, ठीक है। बट अलग क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली क्या है ये, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि जो हमने अभी सीखा हम उसका एक्चुअली मतलब इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे है कि सबको पता है कि 2 एटम का क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 एटम का मास, 2 एटम का मास दे रखा है भैया 4 × 10⁻³ ग्राम दे रखा है, दे रखा है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, -23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एक एटम का मास ये हो गया तुम्हारा, इसमें पूछा गया है इफ मास ऑफ 2 एटम्स दे रखा है ना, देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विल बी, है ना। एक सेकेंड, इफ मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ठीक है, देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विल बी, है ना, एक एटम का मास, ओके ओके, आ गई ना बात समझ में यार, ठीक है। अब देखो एक एटम का मास ये दे रखा है, एक एटम का मास ये दे रखा है, एक एटम का मास ये दे रखा है ना, एक एटम का मास दे रखा है, तो मैं एक मोल का मास निकाल लूंगा, है ना। ये जो चीज़ दी गई है क्वेश्चन में बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है। ये मतलब ये दिया क्यों गया है, इसके इसकी क्या जरूरत है, कुछ तो मतलब होगा इसका दिया हुआ है। तो 2 × 10⁻23 ग्राम, एक यार क्या हो जा रहा है, 10⁻23 ग्राम हमारा एक एटम का मास निकल के आ गया। अब मैं एक मोल का मास निकालूंगा तो क्या करूंगा, 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, है ना। क्यों मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 6 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, 6.022 से क्यों नहीं करा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसने बोल रखा है कि भैया तुमको एन की वैल्यू ये लेनी है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। वो दे तो वो भी सकता था, बस इसने दे दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, -23 से +23 कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये क्या आ गया बेसिकली तुम्हारा एक मोल का मास आ गया। बट वो क्या पूछ रहा है हमारा, एटॉमिक मास पूछ रहा है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है हमारा, सबको ये पता है, 1 मोल का मास हमारा ग्राम में आ गया, ठीक है, ग्राम में ही आएगा ना यार, सिंपल सी बात है। हमको पता है, हमको ये पता था, ये बेसिकली रिवर्स क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना। हमको ये पता है कि अगर किसी का हमारा मास एटॉमिक मास 12 है तो एक मोल का मास कितना हो जाता है, 12 ग्राम। अगर किसी का एक मोल का मास 12 ग्राम है तो क्या एक एटम का मास 12 नहीं हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अच्छा देखो, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल, द वेट ऑफ सिग्नेचर इज 1.2 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ये बेसिकली पूछ रहा है कि एक तुमने सिग्नेचर कर दिया है, लेट सपोज ऐसे मैंने ही कर दिया है, ठीक है। इसका वेट है तुम्हारा 1.2 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो भैया सबको पता है कि 12 ग्राम कार्बन में हमारे कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, Na, ये क्या है इसका मोलर मास है ना, मोलर मास, ठीक है। अब 12 ग्राम में Na प्रेजेंट होते हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है 1.2 × 10⁻³ ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है, x। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यही हमारा यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो हमारा हो गया 12x 1.2 × 10⁻³ Na हो गया तुम्हारा 6022 × 10⁻23, ठीक है। x तुम्हारा ये आ गया, इसको
अगला स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ जाओगे ना। 12 को हम बेसिकली यहाँ ले आए हैं ना, ये समझ लेना, ये यहाँ पे है ना, इसके लिए ये दोबारा यहाँ पे है, ठीक है। कोई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करोगे सिंपली तुम्हारा आ जाएगा कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या बोलते हैं क्वेश्चन। ये यार सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वैसे ही जैसे मैंने बताया, जो पिछले 2 क्वेश्चन कराए उससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। पिछले तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो रखे हैं, एक ये रहा क्वेश्चन है ना, और एक ये और क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तुमको करके आने, ये दोनों क्वेश्चन तुमको करके आने। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यार क्या बोलते हैं तुम कमेंट में जरूर दे देना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि तुमको इस चीज़ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। और अगर तुमको यार कंटेंट पसंद आ रहा है ना, कंटेंट अगर तुमको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम बेसिकली यहीं तक रखते हैं यार। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।